जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग बाल विकास से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है संवेग और अभिप्रेरण। हम आज संवेग की परिभाषाएं, संवेग का लक्षण, अभिप्रेरण का परिभाषा, संवेग का मतलब क्या है, इसको आज जानेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि बुक को पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह का सवाल इससे बन सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन। ठीक है, और संवेग जब हम किसी विषय के बारे में बार बार सोचते हैं, ठीक है, कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में हम जोर से या फिर प्रबलता से सोचते हैं, तो हमारी जो राग द्वेषात्मक मनोवृत्ति है, हमारी जो मन में राग द्वेषात्मक मनोवृत्ति है वो प्रबल हो उठती है। ठीक है, और बार बार सोचे गए विषय को या तो हम प्रेम की दृष्टि से अथवा घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। किसी विषय के बारे में जब हम सोचते हैं तो उससे या तो प्रेम की दृष्टि से देखते हैं अथवा घृणा की दृष्टि से। तो हमारी यह जो राग द्वेषात्मक मनोवृत्ति, इसको ये संवेग का कारण बनती है। संवेग जो है भाव से उत्पन्न होता है। ठीक है, संवेग किससे उत्पन्न होता है? भाव से। जब तक किसी विषय के संबंध में हमारे भाव समान रहते हैं तो संवेगों की उत्पत्ति नहीं होती है। जब उस विषय के भाव प्रबल हो जाते हैं तो संवेग की उत्पत्ति होती है। भाव जो है हमारे मन पर धीरे धीरे प्रभाव डालता है, परंतु किसी प्रकार के संवेग के उत्पन्न होने पर हमारे मन में भारी उथल पुथल हो जाती है। ठीक है, तो ये था संवेग। अब है संवेग की कुछ परिभाषाएं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने संवेग की बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले जर्शिल्ड ने क्या कहा कि संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने से भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यानी संवेग ऐसा शब्द है कि आप या तो फिर गुस्सा करने लगते हैं या उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है, या आवेश में आते हैं, तो वहाँ संवेग होना कहलाता है। ठीक है, अब है मैकडूगल के अनुसार संवेग एक प्रकार का अनुभव है जो किसी न किसी मूल प्रवृत्तीय क्रिया से संबद्ध है। ठीक है, संवेग क्या है? एक प्रकार का अनुभव है। किसने कहा? तो मैकडूगल ने कहा। चलिए, तो किससे जुड़ा है? तो ये मूल प्रवृत्तीय क्रिया से संबद्ध होता है। आगे देखते हैं और किसने क्या कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, सो देखिए, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। ठीक है, संवेग क्या है? क्रो के अनुसार कि व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। ठीक है, अब है कि वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि संवेग जीव की उत्तेजना युक्त अवस्था है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि संवेग क्या है? जीव की उत्तेजना युक्त अवस्था। अब देखिए संवेग की विशेषताएं, देखिए संवेग की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, प्रत्येक संवेग का संबंध किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से होता है। संवेगों का उभार सकारण होता है। संवेग क्षणिक एवं अस्थायी होते हैं। संवेग परिवर्तनशील होता है। ठीक है, संवेग जो है इसका उभार कारण के साथ होता है। ठीक है, और संवेग जो है क्षणिक होता है, अस्थायी होता है, ज़्यादा देर तक संवेग नहीं रहता, इमोशन ज़्यादा देर तक नहीं होता है, और संवेग परिवर्तनशील है। ठीक है, चलिए, संवेग सार्वभौमिक होते हैं। संवेगों की तीव्रता वैयक्तिक अधिक होती है। संवेगों की उत्पत्ति का कारण बाह्य जगत से संबद्ध होता है। ठीक है, और संवेग जो है मानव के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे संवेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, संवेग को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कि निम्न कारक किसी न किसी रूप में संवेगों को प्रभावित करते हैं। पहला है वातावरण, फिर है मानसिक सक्रियता, फिर शारीरिक स्वास्थ्य, फिर व्यक्तिगत रुचियाँ, फिर अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य। ये है संवेग को प्रभावित करने वाला कारक। कौन कौन है? वातावरण, मानसिक सक्रियता, शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए, संवेग से प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन हैं? तो जिस प्रकार कुछ कारक संवेगों को प्रभावित करते हैं, ठीक उसी प्रकार संवेग से भी कुछ कारक प्रभावित होते हैं। ये आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और फिर वाणी एवं सामाजिकता एवं अधिगम। ठीक है, ये सारे जो हैं संवेग से प्रभावित होते हैं। अब संवेग के विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार हैं संवेग के? तो भय,
घृणा, ठीक है, करुणा एवं दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना, आमोद, ये सारे संवेग के प्रकार हैं। ठीक है, 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं जो अभी मैंने आपको बताया। कौन कौन बताया तो एक बार और सुन लीजिए। भय, घृणा, करुणा एवं दुख, आश्चर्य, आत्माभिमान, भूख, कृतिभाव, क्रोध, वात्सल्य, कामुकता, आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना, आमोद। चलिए आगे देखते हैं। आगे संवेग एवं शिक्षा में इसका महत्व देखिए। शिक्षक बालकों के संवेगों के प्रति ध्यान देकर उनका किस प्रकार हित कर सकते हैं, यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षक बालकों की मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सकता है। दूसरा, शिक्षक जो है बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। तीसरा, शिक्षक बालकों के संवेगों का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुणों और रुचियों का निर्माण कर सकता है। चौथा है कि शिक्षक बालकों को अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की विधियां बताकर उनको शिष्ट और सभ्य बना सकता है। पांचवा, शिक्षक बालकों के संवेगों को जागृत करके पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न कर सकता है। चलिए और देखते हैं। आगे, शिक्षक बालकों के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। फिर शिक्षक बालकों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्य करने की प्रेरणा दे सकता है। तो ये थी संवेग। अब है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण अथवा अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरण अथवा अभिप्रेरणा में वे सब आंतरिक अवस्थाएं आ जाती हैं जो किसी क्रिया को छोड़ती है या उसको बनाए रखती हैं। प्रेरक यानी मोटिव, ठीक है, स्टिमुलस यानी उद्दीपन। प्रेरक उद्दीपन से भिन्न होता है क्योंकि वह उत्तेजना के प्रकट होने के पहले से ही उपस्थित होता है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा ना हो तो बाह्य उद्दीपन कितना भी तीव्र होने पर अनुक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, अभिप्रेरणा एक प्रकार की शक्ति है जो छात्रों को अध्ययन तथा अन्य कार्यों को करने का जोश तथा रुचि उत्पन्न करती है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा की भूमिका आवश्यक होती है। अध्यापक के समक्ष यह बहुत बड़ी समस्या होती है कि छात्रों को किस प्रकार अधिक से अधिक अभिप्रेरित किया जाए। अध्यापक इसके लिए अनेक उपाय करता है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है अधिगम के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है, परंतु फिर भी यह अधिगम प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करती है। इसे सीखने का हृदय यानी हार्ट ऑफ लर्निंग या सीखने का स्वर्ण पथ यानी गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग तथा सीखने का मुख्य कारक यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्निंग कहा गया है। आगे देखिए अभिप्रेरण की कुछ परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। बर्नार्ड के अनुसार उत्प्रेरणा शिक्षा में मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या है। ठीक है, केले के अनुसार अधिगम की कुशल कला में उत्प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा केंद्रीय कारक है। अब है प्रेरणा के भेद। प्रेरणा के दो भेद हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। पहले सकारात्मक प्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से करता है, ठीक है, और इस कार्य को करने से उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। अब है आपका नकारात्मक प्रेरणा। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है और इस कार्य को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इस प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहते हैं। अब है प्रेरणा की प्रमुख विधियां। मार्शल ने लिखा है कि प्रेरणा यह निश्चित करती है कि लोग कितनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं और कितनी देर तक सीख सकते हैं, अतः उनको प्रेरणा प्रदान की जानी आवश्यक है। ऐसा निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। पहला है रुचि। रुचि प्रदान करने की पहली विधि है बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करना। अतः अध्यापक को पढ़ाए जाने वाले पाठ को बालक की रुचियों से संबंधित करना चाहिए।
इस संबंध में प्रेसी, रॉबिन्स व हॉरिक्स का कहना है कि रुचि जो है छात्रों का ध्यान आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। सफलता के संबंध में फ्रेंसन का विचार है कि सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। सामूहिक कार्य, प्रेरणा प्रदान करने की इस विधि में बालकों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। आवश्यकता का ज्ञान, इस विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि बालकों की मुख्य आवश्यकताएं उसके सीखने में उद्दीपन का कार्य करती है। फिर है प्रशंसा, तो उचित समय पर और स्थान पर प्रयोग किए जाने पर प्रशंसा प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर है प्रतिद्वंद्विता, तो इसके अनुसार शिक्षा शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में प्रतिद्वंदिता को प्रेरणा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया गया है। परिणाम का ज्ञान, तो इस विधि के अनुसार यह माना जाता है कि प्रेरणा परिणामों के तात्कालिक ज्ञान से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेरणा में योगदान देने वाले मुख्य कारक। पहला है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने के साधन होते हैं। इनका स्वरूप पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है और संकेत के रूप में भी। जब ये किसी ऐसे उद्दीपक से जुड़ जाते हैं जो इनकी उपस्थिति बताता है तो ये प्राणी को उत्तेजित कर देते हैं, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को उभारते हैं और उसे गति प्रदान करते हैं। हॉल एवं स्पेंस मानते हैं कि यूं तो प्राणी का व्यवहार मूलतः चालक द्वारा संचालित होता है, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि कभी कभी आम प्रोत्साहन प्रेरणा का कार्य करता है। अब आगे क्या है, दंड है। दंड एक उद्दीपन के समान है जिससे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है अथवा उससे दूर भागना चाहता है। दंड के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए वोम्पस स्मिथ कहते हैं कि विद्यालयी दंड प्रतिशोध नहीं होता है, इसका उद्देश्य प्रशिक्षण है। ठीक है। सर्वप्रथम अपराधी का प्रशिक्षण और दूसरे उसके अवलोकन से अन्य बालकों का प्रशिक्षण। बच्चे उसे देखते हैं तो उन्हें भी डर लगता है और वे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही उसे तथा दूसरों को पुनः अपराध करने से बचाता है। अब है उत्तेजना, या किसी प्राणी की उत्तेजना होने की सामान्य अवस्था है। यह किसी प्राणी की उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था है। इस संबंध में डोनाल्ड हेब ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तेजना अथवा जागरूकता शक्ति प्रदान करती है लेकिन दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती। यह इंजन के समान है लेकिन उसका मार्ग परिवर्तित करने वाला साधन नहीं है। उत्तेजना व्यक्ति की सक्रियता का आवश्यक कारक माना गया। इसके 3 स्तर हैं, उच्च, मध्य एवं निम्न। व्यक्ति को यह उत्तेजना 2 स्रोतों बाह्य एवं आंतरिक से मिलती है। आगे आकांक्षा। आकांक्षा का उत्तेजना स्तर से सीधा संबंध है। हम उस स्थिति में उत्तेजित हो उठते हैं जब हम देखते हैं कि कुछ और हैं एवं देखना कुछ और चाहते हैं। जब हम देखते कुछ और हैं और देखना कुछ और चाहते हैं। जो हम देख रहे होते हैं वह प्रिसिपिशन होता है और जो हम देखना चाहते हैं वह आपका एक्सपेक्टेंसी होता है। जब इन दोनों के मध्य अंतर यानी डिस्क्रिपेंसी हो जाता है तब हम उत्तेजित हो उठते हैं। ठीक है। तो ये था आपका संवेग और अभिप्रेरण। कल के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा अधिगम में योगदान करने वाले कारक। ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको आज 200 प्रश्नों का एक लंबा वीडियो मिलेगा जिसमें केवल इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है।